हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रिड। सो गाइस, आज के सेशन में हम लोग यूनियन बजट बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। बिकॉज बैंक ऑफ बड़ौदा में आप लोगों का करंट अफेयर्स का डेटा नहीं है, बट बजट में कुछ की टेकअवेज जैसे कि स्टैटिक पोर्शन एंड आल्सो गवर्नमेंट स्कीम्स में कुछ अमेंडमेंट्स होता है। तो वो अमेंडमेंट्स हम खाली याद रखेंगे, बजट तो बहुत बड़ा रहेगा, तो बजट हमारा करने का सेंस नहीं है। दैट्स वाई ये सेशन केवल बैंक ऑफ बड़ौदा एसओ रिक्रूटमेंट के लिए है, सो दैट कि बजट से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी आएगा स्टैटिक की टेकअवेज से, वो पोर्शन आप लोगों का अच्छे से कवर हो जाए। इसको भी आप लोगों को नोट करना है, इसको भी पढ़ना रहेगा। खाली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे जो बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जिसने बैच में एनरोल नहीं करा, प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करा, गाइस प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। जिस टाइम पर भी वीडियो को देख रहे हो, रात में देख रहे हो या मॉर्निंग में देख रहे हो, किसी भी टाइम पर आप व्हाट्सएप करेंगे, टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। जब टीम अवेलेबल होंगे, यहाँ पर लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड ई बुक्स, ई पीडीएफ, एमसीक्यूज एंड ऑल्सो टेस्ट सीरीज टिल इंटरव्यू प्रिपरेशन यहाँ पर कवर्ड है। इंटरव्यू का प्रिपरेशन भी कवर्ड है। कंप्लीट पैकेज है। रिटेल लायबिलिटीज, एमएसएमई स्केल 3, एसएमई स्केल 4 एंड क्रेडिट एनालिस्ट स्केल 2 एंड 3। तो ध्यान दीजिएगा, प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करोगे, टाइम चला जाएगा एंड लेटर ऑन यू विल रिग्रेट इट। दैट्स व्हाई प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कीजिए। एंड कभी भी एक मेंटालिटी ऐसा नहीं बनाना है अगर बैच में भी एनरोल्ड हो कि हमको 100% एक आइडियल डे आएगा उस दिन कवर करेंगे। जैसे ये वीडियो हेल्प कर रहा है आप लोगों को, सिमिलरली आप लोग अपना प्रिपरेशन बूस्ट करते जाइए। लेटर ऑन यू विल सी कि आपने कंपटीशन से अच्छा स्कोर कर लिया। तो दैट्स व्हाई ये इंपॉर्टेंट है कि आइडियल हाइपोथेटिकल सिचुएशन का वेट मत कीजिए। आप लोग खाली ऐसा कीजिए कि थोड़ा थोड़ा जितना भी टाइम मिलता है आपके बिजी स्केड्यूल से, उसमें प्रिपरेशन तो स्टार्ट करें। सबसे पहला ऑप्शन रहता है कि आप लोग कंसिस्टेंट होकर प्रिपेयर कीजिए। चाहे 1 घंटा डेली दीजिए, बट दीजिए। वीकेंड पर एक्स्ट्रा स्ट्रेच कीजिए। क्लासेस को डेली देखिए। लाइव नहीं देख सकते तो रिकॉर्डेड देखिए। कंटेंट जो बैच में है वो पूरा रिलेवेंट है, एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग है। आपने खाली इसको कर लिया, ढंग से कवर अप कर लिया, सुन भी लिया, वीडियोस देख लिए, आप लोगों का डेफिनेटली इतना हेल्प हो जाएगा कि आप लोग एग्जाम में क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको लगेगा कि यस, ये तो क्वेश्चन हमने देख रखे। सो दैट्स व्हाई जिसने बैच में एनरोल नहीं करा, आपको बैच में एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप करना है। जिसने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करा, गाइस आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। कंसिस्टेंट होने का ट्राई कीजिए। टाइम ज्यादा नहीं है, नॉट लाइक कि 6 महीना मिलेगा आपको प्रिपरेशन का। तो दैट्स व्हाई आप लोग प्रिपरेशन इस पर फोकस कीजिए। सो सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनियन बजट पर जो मैं पॉइंट पर स्ट्रेस दूंगा वही पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है, दैट इज जर्नी ऑफ डेवलपमेंट। तो जर्नी ऑफ डेवलपमेंट, जब बजट आता है तो ऑब्वियसली जर्नी ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर बात होता है कि हम डेवलपमेंट कैसे करने वाले हैं, उसका बजट हम लोग पास कर रहे हैं, राइट। अगर आप आपका फाइनेंशियल बजट प्लान कर रहे हो तो आप किस पैरामीटर पर प्लान करेंगे कि यस, मेरा इनकम इतना हो रहा है, एक्सपेंडिचर उतना रहा है, कितना और अपकमिंग होना चाहिए, मेरे को बेटर इन्वेस्टमेंट के रिजल्ट्स कहाँ से मिलेंगे। सेम गवर्नमेंट के हाथ में होता है। गवर्नमेंट यूनियन बजट बनाता है तो जनरल जर्नी ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर डेफिनेटली बात करना होता है। तो यहाँ पर 4 पैरामीटर, यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंजन्स के बारे में बात करा गया, इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट। तो इंजन्स वर्ड यहाँ पर डिफाइन करा गया, बट इट इज लाइक कि पैरामीटर्स के ऊपर बात करा गया। तो थीम पर 4 पैरामीटर्स कौन से जिसको टारगेट करा गया, जिस पर ज्यादा फोकस करा गया, दैट इज एग्रीकल्चर फर्स्ट, सेकंड वन इज एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट इज थर्ड एंड फोर्थ वन इज एक्सपोर्ट। ध्यान दीजिएगा, वापस से सुनिएगा। दैट इज एग्रीकल्चर, याद कर लीजिए, हैंड टू हैंड नोट भी कर सकते हो। पीडीएफ आप लोगों को व्हाट्सएप कल मॉर्निंग में डिलीवर हो जाएगा, जो इंटरनल लर्नर से आप सभी को ये व्हाट्सएप डिलीवर हो जाएगा। एंड रिटेल लाइबिलिटीज भी हो तो भी मेन पॉइंट समझ लो, ओवरऑल समझ लोगे तो काम हो जाएगा। बाकी एमएसएमई के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएमई के लिए इंपॉर्टेंट है, क्रेडिट एनालिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट 4 इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट है जो आपको याद रखना है। इसके अराउंड बजट ज्यादा फोकस करते हुए बना हुआ है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ पर थीम जो लाइन है, दैट इज अ कंट्री इज नॉट जस्ट इट्स सोल, अ कंट्री इज इट्स पीपल। ध्यान दीजिएगा, थीम के बेसिस पर बनाया जाता है। तो थीम इस बार का क्या था, इट इज अ कंट्री इज नॉट जस्ट इट्स सॉइल, इट इज अ कंट्री इज इट्स पीपल। सॉइल है ना, कंट्री जस्ट सॉइल नहीं है, कंट्री उसके लोग बनाते हैं, उसका डेवलपमेंट, जब लोगों का डेवलपमेंट होगा तो कंट्री का डेवलपमेंट होगा। इसी बात पर फोकस करते हुए 4 इंजन्स पर यहाँ पर मेन पॉलिसीज पूरा बना हुआ है, ध्यान देंगे सभी, है ना। अ कंट्री इज नॉट जस्ट इट्स सॉइल, अ कंट्री इज इट्स पीपल। इसको याद भी रख लोगे तो चलेगा, नहीं भी करोगे तो चलेगा, इस वाले पॉइंट को, ठीक है। फर्दर अगर हम चलेंगे आगे तो यहाँ पर मेन जो पॉइंट है वो डेवलपमेंट मेजर्स फॉर फोकसिंग ऑन गरीब, यूथ, अन्नदाता एंड नारी, है ना। तो यहाँ पर इनके ऊपर मेन फोकस करते हुए डेवलपमेंट की पॉलिसीज बनाई गई है। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट जो आएगा, दैट इज सपोर्टिंग एमएसएमईज एंड फर्दरिंग मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया हम प्रोडक्ट, आप सभी को पता है कि इंडिया पोजीशन करने वाला है ग्लोबली मैन्युफैक्चरिंग हब जैसा, और हम लोग का विजन है दैट हम लोग मैन्युफैक्चरिंग हब यहाँ पर बने, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब से रिकॉग्नाइज हो। चाइना के चाइना को पीछे छोड़ते हुए हम लोग अपना मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, एमएसएमई को
ट्रांसफॉर्म भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए पॉलिसीज लगेगा, गवर्नमेंट का सपोर्ट लगेगा, बैंक की तरफ से फाइनेंस लगेगा, देन ओनली इट विल बी एबल टू गेट इट डन, है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है कि एमएसएमई के ऊपर मेक इन इंडिया स्कीम के अंडर में भी बहुत सारे प्रोस्पेक्ट इन्होंने लॉन्च करे। अब समझने का पॉइंट समझेंगे, क्रेडिट कार्ड्स फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस, ध्यान दीजिएगा माइक्रो एंटरप्राइजेस के बारे में बात हो रहा है, क्लासिफिकेशन भी चेंज हो गया है, ये नोट करना है आप लोगों को। क्रेडिट कार्ड्स फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस नया स्कीम लॉन्च करने का प्लान हो रहा है विद अ लिमिट ऑफ 5 लाख अप टू 5 लाख। अब आपको पता है माइक्रो एंटरप्राइजेस के पास में क्या होता है, फंडिंग का इश्यूज आ सकता है ना, फंडिंग का इश्यूज आ सकता है। ऑब्वियसली आप समझते हैं फंडिंग क्यों चाहिए बिजनेस के लिए, माइक्रो एंटरप्राइजेस भी एक बिजनेस है, तो बिजनेस के लिए पैसा नहीं होगा, विजन है, आइडिया है, इंप्लीमेंट कर सकते, एग्जीक्यूट कर सकते, बट जब फंडिंग नहीं है तो उन बिजनेस में हमेशा प्रॉब्लम आएगा, समझते इस बात को। तो गवर्नमेंट ने इस इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए क्रेडिट कार्ड का स्कीम लॉन्च करा है, जैसे कि केसीसी होता है, सिमिलरली इनके लिए भी क्रेडिट कार्ड एक लॉन्च करा है। उसके अंदर में क्या रहेगा, 5 लाख तक का लिमिट रहेगा। जो भी एंटरप्राइजेस आप सभी समझते हो एक काइंड ऑफ बिजनेस होता है, कॉम्प्लेक्स रहता है थोड़ा सा, इतना इजी बिजनेस नहीं है, जहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हो। यहाँ पर माइक्रो एंटरप्राइजेस पर अगर हम बात करें, जिनका रजिस्ट्रेशन उद्यम पोर्टल पर रहेगा, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड का, जिसका लिमिट अप टू 5 लाख रहेगा, अप टू, ठीक है। तो ये सब इंप्लीमेंट होंगे, अब इसके बारे में और समझेंगे हम लोग। इन द फर्स्ट ईयर 10 लाख सर्च कार्ड्स विल बी इशूड। फर्स्ट ईयर का एजेंडा है जो अभी लॉन्च हो रहा है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जब प्लान होगा तो उसके अंदर एजेंडा लिया है कि यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 10 लाख सर्च कार्ड्स विल बी इशूड। अभी कार्ड्स इशू होंगे तो इससे हमारा क्या, कार्ड इशू होंगे थ्रू बैंक्स, बैंक को कौन गाइड करेगा, गवर्नमेंट। तो आप सभी समझते हो या तो क्रेडिट का गारंटी लिया जाएगा या फिर फर्दर प्रायोरिटी सेक्टर में परसेंटेज दिया जाएगा। तो 10 लाख सर्च कार्ड्स विल बी इशूड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, है ना। फर्स्ट ईयर में कितने कार्ड्स इशू होने का टारगेट लिया गया है, 10 लाख। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कितना लिमिट करेगा, अप टू 5 लाख। उसको माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए ध्यान दीजिएगा, मीडियम एंड स्मॉल पर टिक मत करना, क्वेश्चन आता है तो, एंड यहाँ पर रजिस्टर्ड होना चाहिए उद्यम पोर्टल पर। ये फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को समझ लेना है, ठीक है। ये रिकॉर्डेड वीडियो, बट आई अंडरस्टैंड कि आप लोग नोट कर रहे हो। स्कीम फॉर द फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स, स्कीम फॉर द फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, ध्यान दीजिए वापस से, दैट फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर मतलब जिसने फर्स्ट टाइम अपना बिजनेस वेंचर स्टार्ट करने का प्लान करा है। अब वो फर्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली उनका एंसेस्ट्रल बिजनेस नहीं है, तो उनको बहुत सारा प्रॉब्लम्स आएगा, तो गवर्नमेंट ही उनको सपोर्ट करेगा तो वो आगे बढ़ेंगे। वो आगे बढ़ेंगे तो हम मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनेंगे, सब कुछ काम अच्छे से कर पाएंगे, हमारा जीडीपी बढ़ेगा। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट करना चाहता है। तो गवर्नमेंट सपोर्ट करने के लिए स्कीम लॉन्च कर रहा है, दैट इज फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर है। A new scheme to be launched for 5 lakh first time entrepreneurs including women, scheduled castes and scheduled tribes, ठीक है। तो विमेन को काउंट करते हुए, एससी एसटी को काउंट करते हुए, और फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर को जिसमें इंक्लूड करा गया, विमेन पर स्पेशल फोकस करा जाएगा। तो एक नया स्कीम है जहां पर 5 लाख फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करा जाएगा। अब ये स्कीम के बारे में ऑब्वियसली आप लोगों को जब अपडेट मिलेगा तो उसमें समझ में आएगा, अभी पूरा इसका अमेंडमेंट आएगा, पूरा पॉलिसी आएगा, जब समझ में आएगा। प्रोवाइड्स टर्म लोन्स अप टू 2 करोड़ ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। इनका प्लान है इन्हीं 5 लाख फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर को 2 करोड़ तक का टर्म लोन मिलेगा, वर्किंग कैपिटल नहीं है, टर्म लोन है। तो टर्म लोन मतलब ड्यूरेशन वाला लोन है, तो ड्यूरेशन का लोन अप टू 2 करोड़ का इनको प्रोवाइड करा जाएगा नेक्स्ट 5 ईयर्स में, ठीक है। नेक्स्ट 5 ईयर्स में 2 करोड़ का लोन, अप टू 2 करोड़ का लिमिट है, और 5 लाख फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करा जाएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखें तो 5 साल का एजेंडा बनाया हुआ है, बैंक्स के थ्रू इंप्लीमेंट होगा, आपको भी याद रखना है, क्रेडिट एनालिस्ट पर भी याद रखना है, रिटेल लायबिलिटीज पर भी याद रख सकते हो, ठीक है। टर्म लोन के बारे में बात हो रहा है, स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर। मैं थोड़ा स्लोली ही चलूंगा क्योंकि आपको हैंड टू हैंड याद हो जाए, दिस इज माय एजेंडा, ठीक है। 2 करोड़ पर ध्यान देना है, 5 ईयर के लिए ध्यान देना है, और अब 5 लाख फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर पर ध्यान देना है। वहां पर 5 लाख का लिमिट था कैश क्रेडिट कार्ड का, एंड ये रहेगा 10 लाख को बेनिफिट करने का प्लान है, ठीक है, फर्स्ट ईयर में। अब मेजर्स फॉर लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स, आप सभी को पता है कि बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं जहां पर लेबर से रिलेटेड बहुत ज्यादा काम रहता है, जैसे कि फुटवेयर इंडस्ट्री हो गया, सबसे ज्यादा लेबर का काम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर रहा है गवर्नमेंट ने कि यहाँ पर हम लोग अगर लेबर वाले चार्जेस, लेबर वाले प्रोटोकॉल बना दें, प्रोडक्ट स्कीम बना दें इनके लिए फुटवेयर एंड लेदर सेक्टर में, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगा, 22 लाख पर्सन को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, क्योंकि फैक्ट्रीज पर, एमएससी एंटरप्राइजेस पर काम करेंगे, तो अप्रोक्सीमेटली 22 लाख पर्सन को बेनिफिट मिलेगा। जनरेट करेंगे टर्नओवर 4 लाख करोड़ का, इतना एक्सपेक्टेड है। अगर इनको हम स्पेशल सपोर्ट दे देंगे, अब स्पेशल सपोर्ट का स्कीम इनके लिए आएगा डेफिनेटली। किस तरीके से स्पेशल सपोर्ट का स्कीम आता है समझिए। बैंक को अगर गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है तो गवर्नमेंट क्या करेगा, जो क्रेडिट का गारंटी देगा वो ले लेगा, ठीक है। नंबर 2 इज
प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का वेटेज हो गया, ठीक है। नंबर 3, यहाँ पर बैंक क्या करता है, जो सिड भी है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ये रीफाइनेंस करता है बैंक्स को भी, तो ऑब्वियसली इनके पास भी उसका अमाउंट भी आ जाता है। तो ये सब फैसिलिटीज गवर्नमेंट जब प्रोवाइड करवाएगा अपने इंस्टीट्यूशन से, किसको, बैंक्स को, तो ऑब्वियसली बैंक क्या करेगा, फंडिंग देगा, किसको देगा, इन सभी को। तो अभी उन्होंने एजेंडा बताया, पूरा स्कीम आप लोग के लिए बाद में काम करेगा, आपके एग्जाम में इसका अभी रोल नहीं देगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए काम का है। 4 लाख करोड़ का यहाँ पर टर्नओवर रेज इंक्रीज हो जाएगा, 4 लाख करोड़ का, ठीक है। एक्सपोर्ट पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा 1.1 लाख करोड़ का, 1.1 लाख करोड़ से ज्यादा हमारा एक्सपोर्ट का पोटेंशियल हो जाएगा। एक्सपोर्ट होगा तो हम लोग हब यूनिट बन जाएंगे हर सेक्टर में, एमएसएमई वाले सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग का मेन। मेजर्स फॉर द टॉय सेक्टर, टॉय सेक्टर के ऊपर भी बात करा गया, दैट इज फोकस ऑन डेवलपिंग क्लस्टर्स। आपने एमएसएमई के क्लस्टर्स देखे, स्किल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। अब क्लस्टर का मतलब आप सभी समझते हो कि पूरा जोन बना दिया एक तरीके से, आप देखते हो इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, एमएसएमई पार्क हो गया, तो ये क्या हो गया, जोन बन गया। तो यहाँ पर क्या होगा, जो स्टेट गवर्नमेंट रहेगा, ये सब टैक्सेशन से लेकर सब चीजों से लेकर रिलीफ देते, बहुत सारी चीजों से रिलीफ देते कि हम आपको इतना सब्सिडी देंगे, आप यहाँ पर यूनिट डालिए आपका। इस तरीके से क्लस्टर्स बनाने का प्लान है टॉय सेक्टर का, जहां पर क्या होता है, कंपटीशन में क्या होता है, जब एक फैक्ट्री बना है, दूसरा फैक्ट्री और आएगा, तो यहाँ से लेबर यहाँ पर भी जा सकते हैं, तो सभी ट्रेंड हो जाएंगे, स्किल हो जाएगा सबके पास में, एंड मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम अच्छा हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन सुधर जाएगा, वहां पर सब एक साथ सर्विस ले पाएंगे, है ना, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का हुआ, लेबर का हुआ, फर्दर सारा फैसिलिटीज वन पॉइंट पर, वन एरिया पर वहां पर अलोकेट हो जाता है, उसको हम लोग क्लस्टर से डिफाइन करते हैं। फोकस ऑन डेवलपिंग क्लस्टर्स फॉर टॉय सेक्टर, ठीक है। क्रिएशन ऑफ हाई क्वालिटी, यूनिक, इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल टॉयज। सस्टेनेबल टॉयज के ऊपर बनाने का एजेंडा है कि टॉयज अच्छी क्वालिटी का बने। आप सभी जानते हैं कि टॉयज चाइना मेड बहुत आते हैं, अब हम लोग भी, इंडिया चाहता है कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग हब बने, तो उसके लिए हमको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। मैन्युफैक्चर करना है तो हमको फैसिलिटेट करना पड़ेगा माइक्रो एंटरप्राइजेस, मीडियम एंटरप्राइजेस, स्मॉल एंटरप्राइजेस को मेनली। अगर हम उनको फैसिलिटेट करेंगे तो ऑब्वियसली दे विल बी एबल टू परफॉर्म वेल। अब उनको सपोर्ट करना है तो मैंने आपको बताया कि उनके लिए पॉलिसीज अच्छा होना चाहिए, पॉलिसीज के अलावा स्किल होना चाहिए उनके पास, स्किल होगा तो बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। थर्ड पोर्शन रहता है दैट इज फाइनेंस, फाइनेंस नहीं होगा तो वो लोग कर नहीं पाएंगे। फाइनेंस हो गया, उसके बाद ट्रेडिंग भी एक ऑप्शन रहता है, क्योंकि उनको अगर ग्लोबल मार्केट पर कॉम्पिटिटिवनेस पर काम करना नहीं आ रहा है, सेल करना नहीं आ रहा है, प्रमोट करना नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो लोग इतना अच्छा इंपैक्ट नहीं छोड़ पाएंगे, चाहे उनका फिनिश्ड प्रोडक्ट अच्छा बना हुआ। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है दैट हाई क्वालिटी, यूनिक, इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल टॉयज बनाने का एजेंडा बनाया हुआ है। टॉय सेक्टर क्लस्टर्स बनाने पड़ेंगे, तो क्लस्टर्स मतलब जैसे कि इंडस्ट्रियल एरिया एक पर्टिकुलर बना दिया एसोसिएटेड टू द टॉयज, ठीक है। ये मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो मेड इन इंडिया ब्रांड रहेगा तो उस पर हमारा अच्छा काम हो जाएगा। सपोर्ट फॉर फूड प्रोसेसिंग, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इन बिहार, बिहार में ध्यान दीजिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनाने का प्लान हो रहा है। इनहांस इनकम ऑफ फॉर फार्मर्स प्लान हुआ है, स्किलिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ, ठीक है। तो ये फूड प्रोसेसिंग यूनिट की बात हो रही है ना, फूड प्रोसेसिंग, फूड सेक्टर की बात हो रही है मेनली, कि इसमें अगर कोई एंटरप्राइजेस भी बनता है, स्किल भी आता है, लेबर भी बनता है, एम्प्लॉयमेंट भी होता है, सब कुछ जो मिलेगा वो सब यूथ वहां पर सीखे, तो फूड प्रोसेसिंग के ऊपर फर्दर काम होगा। इसी के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बिहार में स्टैब्लिश हो रहा है। इनकम इससे बढ़ेगा फार्मर्स का भी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज क्लासिफिकेशन, जो रिवीजन हुआ है एमएसएमई के क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया पर, बट स्टिल मैं आप लोगों को इसका ट्रिक भी बताऊंगा जो आपको याद रखना है। ट्रिक वही रहेगा, मैं आपको समझा देता हूं पहले। माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस, आपने एमएसएमई एक्ट में भी इसका डेफिनेशन देखा होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो माइक्रो एंटरप्राइजेस, स्मॉल एंटरप्राइजेस, मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो छोटा होता है, फिर स्मॉल होता है, फिर मीडियम होता है। इस 3 टाइप का डेफिनेशन हमारे एमएसएमई एक्ट में आया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 क्राइटेरिया से काउंटिंग होता है, दैट इज 1 इन्वेस्टमेंट एंड सेकंड इज टर्नओवर। इन 2 के बेसिस पर हम बिजनेस को क्लासिफाई करते हैं। प्रीवियस क्लासिफिकेशन ये रहा, न्यू क्लासिफिकेशन ये रहा, ठीक है। अब समझते हैं इसको, मैंने आपको बताया था दैट हम लोग इन्वेस्टमेंट को अगर काउंट करना है तो 1 करोड़ से माइक्रो एंटरप्राइजेस स्टार्ट होता है, और टर्नओवर जो स्टार्ट होता है 5 करोड़ से, इतना बताया था मैंने आपको। फिर मैंने बताया था कि माइक्रो से स्मॉल पर जंप करना है तो यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसा ही बताया था। फिर यहां से जंप करना है तो 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम मैंने बताया था कि यहां से आप लोगों को इसी तरीके से याद रखना है, यहाँ पर आप गए तो 10 का मल्टीप्लाई होगा, और यहां से टर्नओवर पर भी जाएंगे तो आप यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। टर्नओवर हमेशा ज्यादा होता है तो अमाउंट जो 50 करोड़ है, 5 करोड़ है, 250 करोड़ है, ये टर्नओवर की कैटेगरी में आएंगे। इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं टर्नओवर ऑब्वियसली ज्यादा होगा, कभी भी आप स्ट्रक हो जाए एग्जाम में कुछ याद नहीं आ रहा है तो ध्यान दीजिएगा, वर्ड पर इन्वेस्टमेंट कभी भी कम ही होता है और टर्नओवर ज्यादा होता है ना, रोटेशन सेल होता है, वापस अमाउंट आता है, फिर हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, फिर सेल करते, तो टर्नओवर ऑब्वियसली बढ़ जाता है।
तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर हमने देखा था दैट शॉर्ट ट्रिक था, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 50, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 250 होगा। माइक्रो से स्टार्ट होगा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इतना सभी को याद था। रिवीजन क्या हुआ है, अब यहाँ पर 2.5 करोड़ से स्टार्ट हो गया, 2.5 करोड़ से स्टार्ट हो गया है, ध्यान देना 1 की जगह 2.5 करोड़ हो गया है। और यहाँ पर अगर हम बात करें टर्नओवर जो 5 करोड़ का था, ये डिवाइस होकर 10 करोड़ हो गया। ठीक है, कितना हो गया 10 करोड़। तो 1 की जगह 2.5 का मल्टीप्लायर काम हो गया और यहाँ पर 2 का हो गया, 2 का मतलब 5 इंटू 2 हो गया, तो 10 करोड़ का टर्नओवर का क्राइटेरिया माइक्रो एंटरप्राइजेस। अब सेम क्राइटेरिया यहाँ पर लगेगा, 10 का मल्टीप्लाई कर देना, 5 का मल्टीप्लाई कर देना, कंफ्यूजन नहीं होगा। सेम यहाँ पर भी लगेगा, दैट इज 10 का मल्टीप्लाई कर देना और 5 का मल्टीप्लाई कर देना। मतलब क्या हुआ यहाँ पर, अगर हम बात करें माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए तो टर्नओवर का जो रिक्वायरमेंट है वो है 5 करोड़ था पहले, अब हो गया 10 करोड़। 10 करोड़ के बाद 10 टाइम्स करेंगे तो 100 करोड़ और 5 टाइम्स करेंगे तो 500 करोड़। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें यहाँ पर 2.5 से स्टार्ट हुआ, ये 10 करोड़ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, पहले 1 से स्टार्ट था, 5 से स्टार्ट था। प्रीवियस डेटा भी याद रखना है, नया डेटा याद करने के चक्कर में प्रीवियस मत छोड़ना, क्योंकि प्रीवियसली पूछा जाएगा कि स्मॉल एंटरप्राइजेस का प्रीवियस टर्नओवर लिमिट कितना था, अभी तो रिवाइज हो चुका बट प्रीवियस कितना था, तो प्रीवियस भी याद रखना है और नया भी याद रखना है। तो प्रीवियस था 1, माइक्रो से स्टार्ट होगा हमारा इन्वेस्टमेंट, टर्नओवर जाएगा 5 पर, अब टर्नओवर हो गया 10 पर 2 टाइम्स और ये हो गया 2.5 टाइम्स। तो 2.5 टाइम्स यहाँ पर हुआ है और यहाँ पर हो चुका है हमारा 2 टाइम्स, ये दोनों मल्टीप्लायर याद रख लेना। इसके बाद तो सेम चलेगा, दैट इज 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 25 करोड़ हो गया, ये हो जाएगा स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट। और इसको हम वापस से 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 125 करोड़, 125 करोड़, 125 करोड़ मीडियम एंटरप्राइजेस पर काउंट कर लीजिएगा। सेम यहाँ पर मैंने आपको बताया 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 10 करोड़, 10 करोड़ के बाद में आपने 10 का मल्टीप्लाई करा 100 करोड़, 100 के बाद 5 का मल्टीप्लाई करा 500 करोड़। तो ये ट्रिक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि याद रखना तो इजी होगा, बोलना इजी होता है कि ये याद रख लेना, बट याद नहीं होता, कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैंने आपको बताया पहला जो पॉइंट आपने प्रीवियस सेशन देखा था तो आपको पता रहेगा 1 करोड़ से हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते और जो टर्नओवर था हम 5 करोड़ से स्टार्ट करते। अभी हम इन्वेस्टमेंट पर 2.5 का मल्टीप्लाई करेंगे, रिवाइज हो जाएगा डेटा, और हम टर्नओवर पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 2.5 करोड़ और ये जो 5 करोड़ था ये हो जाएगा 10 करोड़, 2 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर 2.5 का होगा। फिर ये रूल तो हमको लगाना है, यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों की कैटेगरी में, यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से आप पूरा डेटा टेबल याद कर लेंगे और इसी तरीके से हमको सारे फंडामेंटल्स याद करने हैं, नॉट जस्ट लाइक कि एक पीडीएफ देख लो उससे काम हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा याद रखने की कोशिश करना, नोट भी कर लेना, जो मैं बता रहा हूँ बार बार वीडियो देखने में आएगा नहीं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई हुआ दैट इज 25 करोड़ एंड 5 का मल्टीप्लाई होगा तो 125 करोड़ हो गया। ये याद नहीं भी रखोगे तो बाद में मल्टीप्लाई करके देख लेना। यहाँ पर भी आपको 10 का मल्टीप्लाई करना है, फिर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मीडियम एंटरप्राइजेस तक आ जाएंगे। रिवाइज होकर मैक्सिमम लिमिट हो गया 500 करोड़ का, मिनिमम लिमिट अभी यहाँ पर कर दिया दैट इज अप टू, मिनिमम लिमिट तो नहीं होता लेकिन माइक्रो एंटरप्राइजेस में अप टू 10 करोड़ तक का जो टर्नओवर अगर होगा तो उसको माइक्रो एंटरप्राइजेस पर काउंट करेंगे। आई होप इतना डेटा आप लोगों को क्लियर होगा। फर्दर अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग मिशन की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट ये था, अभी एक और टेबल आएगा वो भी याद करना है हमको, ईज एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। हमको ईज करना है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस थोड़ा कम कर चलना है, उसी के लिए क्लस्टर डेवलपमेंट की बात हो रही थी। क्लस्टर बन जाएंगे तो हब बन जाएगा, सबको एक साथ सर्विसेज मिल जाएगा, जो सर्विसेज चाहिए उनको टेक्नीशियन मिल जाएंगे, लेबर मिल जाएंगे, एम्प्लॉयज मिल जाएंगे, तो उससे उनका अच्छा काम हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी और भी फैसिलिटीज जब बल्क में होता है तो उनको इजी पड़ जाता है ना, इजी टू डू हो जाता है। और बहुत सी बार ऐसा भी होता है, ये फैक्ट्री बन रहा है, ये दूसरा फैक्ट्री है, ये दोनों एक दूसरे को रॉ मटेरियल हैंड टू हैंड इधर ही दे देते हैं, रॉ मटेरियल इसने दे दिया और इसने अपना फिनिश्ड प्रोडक्ट इसको दे दिया, तो ऐसा भी काम होता है ऑब्वियसली। तो आप समझते हो उस पॉइंट को, हालांकि फिनिश्ड प्रोडक्ट ये इसको ना देगा, मार्केट में ही चला जाएगा, लेकिन कम से कम ये इस चीज को सेल कर देगा हैंड टू हैंड, तो इसको भी फर्दर दूसरों से बुलाना नहीं पड़ेगा, इसके पास में फैक्ट्री, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बच जाएगा, बहुत सारी चीजें बच जाएगी। अब वाइब्रेंट एंड डायनामिक एमएसएमई सेक्टर बनाने का प्लान है, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, क्वालिटी प्रोडक्ट्स, क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग फॉर क्लाइमेट फ्रेंडली डेवलपमेंट। आप सभी को पता है नेट कार्बन जीरो एमिशन करने का प्लानिंग है बाय 2030, तो उस पर पोल्यूशन का बहुत बड़ा इश्यूज आता है। तो यहाँ पर 2030 तक हम प्लान तो कर रहे हैं ऑब्वियसली, बट अभी इंप्लीमेंट होने में टाइम लग सकता है। तो क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग फॉर क्लाइमेट फ्रेंडली डेवलपमेंट बनाने का प्लान है। बजट में बोला गया है कि हम लोग क्लीन टेक को बनाएं जहां पर हमारा मैन्युफैक्चरिंग से क्लाइमेट फ्रेंडली डेवलपमेंट हो। ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे पोल्यूशन हो रहा है, पोल्यूटेड हो रहा है पूरा एनवायरमेंट और हम लोग जीडीपी ग्रो कर रहे हैं, जीडीपी ग्रो नहीं होगा, लेटर ऑन विल बी स्ट्रक्ड अगेन, है ना, तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो यहाँ पर ध्यान देना, क्लाइमेट फ्रेंडली डेवलपमेंट के ऊपर बात करा गया है बजट में। सिग्निफिकेंट एनहांसमेंट ऑफ क्रेडिट अवेलेबिलिटी विद गारंटी कवर। अभी मैंने आपको बताया था कि बैंक अगर चाहेगा कस्टमर को लोन क्यों देगा, अगर रिस्की लोन है तो क्यों देगा, तो गवर्नमेंट अगर उसको गारंटी दे देगा
कि चलो हम गारंटी ले रहे हैं, आप लोग इसको लोन दीजिए, हम प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का टारगेट सेट कर रहे हैं, हम आपके लिए और फर्दर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देंगे, आपको रीफाइनेंस फैसिलिटी लगेगा तो हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बना रखा सिडबी और ये सब, तो ये आपको सपोर्ट कर देंगे। तो बैंक के लिए भी क्रेडिट गारंटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो क्रेडिट गारंटी का कवर रहता है ना, कि कितना हम लोग लिमिट तक दे सकते हैं। तो एमएसई माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए जो क्रेडिट गारंटी फॉर ट्रस्ट फॉर एमएसई था, वो स्कीम में 5 करोड़ का मैक्सिमम लिमिट था, हमने पढ़ा भी है इस स्कीम को। ये अब लिमिट रिवाइज होकर 10 करोड़ हो चुका है, इट इज नाउ 10 करोड़, डबल हो चुका है। स्टार्टअप्स के लिए भी स्कीम चलता है, तो उसमें स्कीम जो था उसमें 10 करोड़ का लिमिट था और स्टार्टअप का बढ़ाकर 20 करोड़ हो गया। ऑब्वियसली 2 टाइम्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है प्रीवियस डेटा से। एक्सपोर्टर एमएसएमई के लिए टर्म लोन अप टू 20 करोड़ जो था, लाइक ईसीजीसी का भी गारंटी ये सब काम करता है। तो ये सब जो लिमिट था उसमें अभी क्या बोला गया है कि हम 20 करोड़ का लिमिट जो है वो अप टू हमने टर्म लोन का कर दिया है, अप टू 20 करोड़ फॉर एक्सपोर्ट्स। ठीक है, स्टार्टअप का ध्यान देना, 10 करोड़ था अब 20 करोड़ हो गया, 2 का मल्टीप्लाई हो गया। क्रेडिट गारंटी कवर जो एमएससी सेक्टर के लिए था सीजीटी एमएससी के अंडर में, वो 5 करोड़ से हो गया 10 करोड़। ये डेटा याद रखना है। इसके ऊपर आप क्वेश्चन डेफिनेटली देखेंगे कि ये दो क्लासिफिकेशन के ऊपर, क्रेडिट एनालिस्ट एंड ऑल्सो एमएससी एसएमई के ऊपर पूरे हाई चांसेस है कि आपके ऊपर इसके क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी भी कंफ्यूज होंगे लेटर ऑन, दैट्स व्हाई मैं लिटरली चाहता हूँ कि आप इस मल्टीप्लाई को एक और बार देख लो, और अगर नोट नहीं करा तो नोट कर लीजिए इसको। पहला यहाँ पर 2.5 का मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हो गया, दैट्स इट। तो ये आपका नया डेटा बनकर आ गया। यहाँ से यहाँ जाना है तो 10 का मल्टीप्लाई पहले भी होता था, यहाँ पर भी 10 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई होता था, यहाँ पर भी 5 का मल्टीप्लाई कर देना तो मीडियम एंटरप्राइजेस तक आ जाओगे। यहाँ पर भी 10 का मल्टीप्लाई होता था, यहाँ पर भी 5 का मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर भी 10 का मल्टीप्लाई देन 5 का मल्टीप्लाई, सिंपल एज दैट, बहुत ईजी हो गया है, याद रखने में आसानी रहेगा। ठीक है, वहां पर क्रेडिट गारंटी जो बढ़ा है वो 2 टाइम्स बढ़ा है, 5 करोड़ टू 10 करोड़, 10 करोड़ टू 20 करोड़ फॉर स्टार्टअप। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो पर्सनल टैक्स, इनकम टैक्स के ऊपर ज्यादा बताने का जरूरत नहीं, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा नहीं। क्रेडिट एनालिस्ट के लिए आप लोगों के लिए सेशन में इंटरनली डिस्कस हो जाएगा, जस्ट बेसिक आइडिया देख लीजिए। 12 लाख तक का टैक्स लगेगा नहीं इनकम के ऊपर, आप सभी को पता है, और स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है, बेनिफिट किसको, सैलरीड पर्सन को, तो वो सब डेटा तो आप लोगों को ऑब्वियसली पता चल जाएगा। स्लैब देख लीजिए, दैट इज 0 to 4 लाख नील है, 4 to 8 लाख 5%, 10% हो चुका है 8 to 12 लाख। अभी आपसे पूछा नहीं जाएगा लेकिन क्रेडिट एनालिस्ट पर पूछा जा सकता है, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। 12 to 16 लाख 15% एंड 16 to 20 लाख 20%, 25% इज फॉर 20 to 24 लाख, और 24 से प्लस जाएंगे हम लोग तो इट विल बी 30% देन। ठीक है, तो ये डेटा आप लोग याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा, आपका प्रैक्टिस रहेगा, ऑब्वियसली आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट और बात करा गया है और सेशन को एंड अप करेंगे। इतना इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपको शेयर करा है उसी को याद रख लेंगे तो आप लोगों को बहुत हेल्प हो जाएगा एग्जाम में। टैक्स पेयर्स अलाउड टू क्लेम द एनुअल 02 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज प्रीवियसली 01 विदाउट एनी कंडीशंस। पहले क्या होता था, जैसे कि किसी ने 2 घर खरीद रखा है तो उस पर क्या होता था, चाहे उसने दोनों सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखा है लेकिन उस पर उसको एक के ऊपर तो क्या करना पड़ता था, कंडीशन पर टैक्स पे करना पड़ता था। अब टैक्स पे करना पड़ता था, अभी अगर ऐसा कंडीशन है कि दोनों उसने सेल्फ ऑक्यूपाई करा है तो दोनों पर टैक्स नहीं पे करना है, पहले एक के ऊपर टैक्स पे करना था कंडीशंस के अकॉर्डिंग। एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट टू फाइल अपडेटेड रिटर्न्स फ्रॉम द करंट लिमिट ऑफ 2 years to 4 years। मतलब अगर मैं बात करूं कि 2021 का अगर डेटा था जो टैक्स पे करना था फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22, तो उसका लिमिट था 2023-24 तक का, आप लोग जब तक टैक्स फाइल कर सकते थे बैक डेटेड डेटा का। अब ये लिमिट बढ़ाकर 4 इयर्स कर दिया है, मींस अभी कोई पर्सन ने 2021 का अभी रिपोर्ट नहीं करा था तो 2025-26 तक कर सकते हैं, 4 साल का लिमिट कर दिया, प्रीवियस लिमिट वाज 2 इयर्स। टैक्स डिडक्शन फॉर सीनियर सिटीजन, आप सभी जानते हो कि एफडी का पैसा ये सब अमाउंट जब बैंक में रहता है तो टीडीएस डिडक्शन होता है, ये रिटेल लायबिलिटीज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो टैक्स डिडक्शन लिमिट जो था सीनियर सिटीजन का था, उस पे बोला था कि आप जो इंटरेस्ट से इनकम जनरेट कर रहे हो 50,000 था, उसके ऊपर आपको टीडीएस देना है, बट अब वो लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है, है ना, 50K से अब ये 1 लाख लिमिट हो चुका है। एनुअल लिमिट ऑफ 2.40 लाख फॉर टीडीएस ऑन रेंटल इंक्रीज टू 6 लाख, बड़ा इनिशिएटिव है, दैट इज अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना दैट एनुअल लिमिट ऑफ 2.40 लाख था फॉर टीडीएस, तो यहाँ पर क्या पॉइंट है, ऑन रेंटल इंक्रीज हो चुका है 6 लाख, विच मीन्स 2.40 लाख तक अगर रेंटल इनकम जनरेट कर रहे हो तो टीडीएस नहीं देना पड़ रहा था पहले, 2.40 के ऊपर जाएंगे तो टीडीएस कटेगा। ठीक है,
अब ये लिमिट बढ़ाकर 6 लाख तक कर दिया, मींस अगर आपका 5 लाख का रेंटल इनकम जनरेट हो रहा है तो आपको टीडीएस कटवाने का जरूरत नहीं है। सो ये था एक इंपॉर्टेंट पोर्शन, लास्ट पोर्शन बचा हुआ है, उसको कवर कर लीजिए एंड यू विल बी लाइक जितना टैक्सेशन से आपको इंपॉर्टेंट डेटा कलेक्ट करना था वो आप इस शॉर्ट सेशन से पूरा कंप्लीट कर पाएंगे एंड डेफिनेटली से आपकी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये सेशन इटसेल्फ आप लोगों को 2 नंबर 4 नंबर दिला सकता है क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा। टैक्स सर्टेनिटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम आया है, टर्नेज टैक्स स्कीम फॉर इनलैंड वेसल्स, एक्सटेंशन फॉर इनकॉर्पोरेशन बाय 5 इयर्स फॉर स्टार्टअप। चलिए ये सेक्टर तो पॉइंट है, थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। ये पर्टिकुलरली एमएसएमई, एसएमई एंड क्रेडिट एनालिस्ट के लिए काम का रहेगा, ठीक है। बाकी रिटेल लायबिलिटीज पर आपने बेसिक देखा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए भी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जिसने बैच में एनरोल नहीं करा, बैच में एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करा गाइस तो प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज, आप जब प्रिपरेशन करते हो ना तो पीडीएफ्स के भरोसे मत रहिए। पीडीएफ्स लाइक आप लोग अगर पीडीएफ्स को फॉलो करेंगे आपका लर्निंग नहीं होगा, आपको लगेगा कि आपने देख लिया उसको लेकिन आप ओवरलुक कर रहे हो उस बात को। अगर आपने हैंड रिटन नोट्स बना ली, की पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया, क्लासिफिकेशन ये सब नोट कर लिया तो आपका लर्निंग प्रॉपर होगा। आई हैव सीन कैंडिडेट्स जो हमेशा बस पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो ऐसा सोचते हैं, बट गाइस आपका लर्निंग पीडीएफ से नहीं होता है। कभी भी ध्यान दीजिए, जब आप उसको सपोर्ट में ले रहे, आपने नोट्स बना लिया, कम पढ़िए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कम पढ़िए। 100% सिलेबस मत कवर कीजिए, 50% कीजिए बट बाय हार्ट कीजिए, एटलीस्ट उसका अटेंशन आपका प्रॉपर रहेगा। आप लोग क्या करते हैं 100% सिलेबस की तरफ जाते हैं कि 100% कंप्लीट करना है आपको गिवन टाइम पर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसे क्रैक नहीं होते। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कट ऑफ कितना जा रहा है आप बताइए। 150 का अगर आपका पेपर है प्रोफेशनल नॉलेज का तो ऑब्वियसली 70-80 चल जाएगा मैक्सिमम, या तो 50 से 60 ही रहेगा। तो आपको ऐसा ध्यान रखना है कि आपको जब 50% से भी कम नंबर लाना है, 50% अप्रोक्स भी नंबर लाना है, तो 50% सिलेबस, 70% सिलेबस अच्छे से कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट कर लीजिए, बाकी 50% बाय हार्ट कंप्लीट कर लीजिए। इस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना होता है। ऐसा नहीं कि आप खाली जो मन में आता है, जो दिखा उसको करने लग गए। आज ये पीडीएफ पढ़ लिया, किसी और इंस्टीट्यूशन का पढ़ लिया, डू नॉट डू लाइक दैट, उससे आपका बेनिफिट नहीं होगा। स्ट्रक्चर्ड तरीके से जो आपको कंटेंट मिलता है उसकी बात अलग रहती है, आपका ब्रेन उसको अब्सॉर्ब करता है, आपका ब्रेन प्रॉपर्ली लर्न करता है, उसको रिवाइज करने में हेल्प मिलता है। डेटा समझना इंपॉर्टेंट नहीं होता, डेटा याद रखना इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने आपको बताया कि डेटा याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखना तो आप हर जगह बहुत सारी चीजें देख लोगे, बट याद नहीं रख पाओगे तो उसका कोई यूज नहीं रहेगा। दैट्स व्हाई प्रिपरेशन प्रॉपर्ली कीजिए, है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।